नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियां। देश में बढ़ती असहिष्णुता पर राष्ट्रपति चिंतित। विभाजनकारी ताकतों को खत्म करने की नसीहत। मानवतावाद और बहुलवाद को सम्मान। साहित्य सम्मान लौटाने का सिलसिला जारी। 3 और हस्तियों ने किया ऐलान। अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरे का आरोप। सरकार ने कहा गलत संदेश देने की कोशिश। शिवसेना के विरोध के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख से मुंबई में वार्ता रद्द। कल दिल्ली में होगी बातचीत। जम्मू कश्मीर के विधायक पर दिल्ली में फेंकी गई स्याही। आरक्षण व्यवस्था में नहीं होगा बदलाव। बीजेपी और आरएसएस का पटना में ऐलान। प्रधानमंत्री की रैलियां रद्द होने पर सफाई। और आसमान पर अरहर और उड़द दाल की कीमतें एक साल में 85 से 200 रुपए किलो तक पहुंचे दाम। 3000 टन दालों का तुरंत होगा आयात। और आइए देखते हैं पहली खबर। बीजेपी ने साफ किया है कि वो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करना चाहती। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज पटना में बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी का रुख साफ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री की रैलियां रद्द होने पर भी सफाई दी है। बिहार चुनाव में आरक्षण का मुद्दा बीजेपी और आरएसएस के गले की फांस बन गया है। यही वजह है कि सोमवार को पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था का समर्थन किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण में बदलाव के खिलाफ है। आरएसएस ने भी बयान जारी कर कोटा सिस्टम का समर्थन किया और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण में किसी भी प्रकार के बदलाव की धूल विरोधी है और अभी की संवैधानिक आरक्षण की जो व्यवस्था है उसका हम समर्थन करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने पहले 2 दौर में पार्टी के नुकसान की खबरों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल और संसदीय बोर्ड एनडीए के मुख्यमंत्री पर फैसला करेगा। प्रधानमंत्री की रैलियां रद्द होने पर भी अमित शाह ने सफाई दी। अभी 8 दिन रैली न होने का 16 तारीख और 28 तारीख के बीच में 12 दिन का गैप है और बिहार में नवरात्रि का उत्सव चल रहा है। दोनों चीजों को मिलाकर प्रधानमंत्री की रैली अंत में तय की गई। रैली की संख्या न कम हुई है, न स्थान में कोई बदल है। उधर आरजेडी ने प्रचार के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज कसा है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी हार के लिए बलि का बकरा ढूंढ रही है। राजद जदयू की जीत का चुनाव नहीं है, कांग्रेस की जीत का चुनाव नहीं है, ये बिहार की आवाम की जीत का चुनाव है। बिहार अपनी सरकार बना चुका भाई। अब अमित शाह जी पोस्टरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में वो किरण बेदी ढूंढ रहे हैं कि किसी के गले में माला डाल दें ताकि बिहार चुनाव का ठीकरा उनके सर पे फूटे। बिहार में 2 दौर की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे दौर के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होगा। बाकी बचे 3 दौर के लिए सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री बिहार में 22 रैलियां करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार में बीजेपी के बदले रुख पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। क्या आप लोगों को अब लाभ हानि का गणित समझ में आ गया है क्या बिहार में 2 दौर के वोटिंग के बाद? देखिए, लाभ आने का गणित तो आप लोग बात करते रहते हैं। हम शुरू से कॉन्फिडेंट थे। शुरू से हम जो जमीन से जो सुगंध उठ रही थी, जो माहौल था जिस तरह का, वो हमें पता था। और हम लोग देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता, आप जानते क्या है। बाकी आप लोग लाभ हानि का गणित करते रहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप लोग शुरू से इसी मुद्दे पर टिके हुए थे, तो फिर आज अमित शाह जी को आरक्षण के मुद्दे पर सफाई क्यों देनी पड़ी? अगर आप बड़ी समस्या है। आप लोग सवाल पूछें, हम जवाब दें तो गलत। आप लोग हमने तो सिर्फ आपका सवाल का जवाब ना दें तो मुसीबत। अब एक पत्रकार वार्ता में सवाल पूछा गया, सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आप उसका गलत मतलब बता देंगे। जब अगर कोई हमसे सवाल पूछता है तो उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है, तो उसको फिर दोबारा से ऐसा क्यों कहा जाता है? मेरा कहने का मतलब है कि जब पत्रकार वार्ता है, उसमें सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दिया जा रहा है। अब उसका जवाब ये क्यों दिया जा रहा है, ये चर्चा करना ठीक नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब फेस बदला, चुनाव क्षेत्र बदला तो रणनीति भी बदल गई। ये कैसे पता लगा आपको? ये आपको जानकारी किसने दी कि हमने रणनीति बदल दी?
हमने सब कुछ करते, बताइए किसने क्योंकि पहले बात हो रही थी गौमांस पर, पहले बात हो रही थी अगड़ा पिछड़ा पर, पहले बात हो रही थी आरक्षण पर कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। अब एकदम उल्टी दिशा में बात हो रही है। ये बताइए, एक दादरी में एक घटना होती है, दुखद घटना होती है, उसको बिहार कौन ले गया? देखिए, एक एजेंडा है, सब पूरी देश समझ रहा है, इस एजेंडे को दुनिया समझ रही है। एक दादरी की घटना होती है, वहां राहुल गांधी चले जाते हैं, कोई चर्चा नहीं करता। वहां सुनिए, अब मुझे दीजिए, सुनिए, मैं बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं, दिल्ली में डेंगू से लोग मर गए, माँ पिता ने सुसाइड कर लिया, वहां केजरीवाल नहीं जाते हैं। केजरीवाल जाते हैं वहां तुष्टीकरण की राजनीति करने, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। वहां का सांसद चले जाए तो हाय तौबा मच जाती। देखिए, एजेंडा है, पब्लिक भी समझने लग गई है कि ये एक माहौल बनाया जा रहा है। आप लोग आज बीफ की बात कर रहे हैं, जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद नहीं करेंगे। ये मामलों को भटकाने बात कर रही सुनिए, है या बिल्कुल नहीं, या जो लोग कर रहे हैं नहीं, उनकी नहीं। कोई गलती नहीं है, आप लोग देख रहे हैं सिर्फ मीडिया की गलती अच्छा देख रहे हैं। बताइए, चलिए आप बात कर लीजिए, दादरी में भाजपा का दोष बताइए, किसी ने, आपने भाजपा कभी के नेता का बेटा पकड़ा गया। बताइए, सुनिए, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने कभी कहा कि अखिलेश यादव जवाब दीजिए? कभी साहित्यकारों ने अखिलेश यादव को जाके उसके सम्मान लौटा के आए? नहीं लौटाए ना। अखिलेश यादव इसके लिए जिम्मेवार है कि नहीं? लॉ एंड ऑर्डर किसका है? ये बताइए, लॉ एंड केंद्र ऑर्डर किसका सरकार की है? कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है देश की सुरक्षा के लिए? क्या उत्तर प्रदेश देश से बाहर है? अरे आप तो अमृता जी कानून की जानकार है, संविधान की जानकार है, मुझसे मत बुलवाइए, आप सब जानती हैं। आप ये बताइए कि वहाँ जैसी घटना हुई, तुरंत हमारी जो केंद्र सरकार है उसने वहाँ रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट तलब की, पहली बात। दूसरी बात, तुरंत उनको एडवाइजरी जारी की। तीसरी बात, राज्य सरकार से बात की, कहा आपको क्या मदद की जरूरत है बताइए, हम वो मदद करते हैं। ठीक उसी वक्त में जम्मू कश्मीर में आपके विधायकों ने क्या किया इंजीनियर रशीद के साथ, वो भी याद कर लीजिएगा। सुनिए, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसी तरह से खट्टर साहब का बयान भी याद कर लीजिएगा। एक एक चीज पे बोले। उसी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के लोगों का भी हरकत याद कर लीजिएगा। सब आप बिल्कुल, आप मुझे बोलने देंगे, मैं हर चीज का जवाब दे सकता हूं ना। बोलिए। आप ये बताइए, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, मनमोहन सिंह एक शब्द बोले? बताइए, बोले? नहीं बोले। आप लोगों ने कभी सवाल नहीं उठाया। वहां पर एक एडवाइजरी नहीं गई, केंद्र सरकार ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, कभी नहीं कहा आप लोगों ने। अब क्यों कहा जा रहा है? लेकिन हमारी सरकार संजीदा है, हमारी सरकार ने पूरे समय पर कदम उठाए। लेकिन राहुल गांधी राजनीतिकरण करे तो मुद्दा नहीं बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेना न देना, वहां पहुंच जाते, आप लोगों ने सवाल नहीं उठाए। तो मेरा कहना है, ये पिक एंड चूज मत कीजिए। केंद्र सरकार को सिर्फ बदनाम करने के लिए एक एजेंडा अगर चलेगा, सब तरफ एक माहौल बनेगा। साहित्यकारों ने लिखना शुरू कर दिया साहब, हमने अपने कहीं देश नहीं लिखा। दिक्कत यही है कि साहित्यकार लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ सम्मान लौटा रहे हैं। सब ये देखिए, दरबारी लेखकों का जमाना रहा है, दुनिया जानती है। नहीं, लेकिन नहीं, सुनिए, आप बताइए, क्या देश में आज जैसी परिस्थिति, आज क्या परिस्थिति खराब हुई और पहले कब नहीं हुई? बताइए। एक नयनतारा जी अवार्ड वापस लेती हैं, 84 का दंगा जब हुआ उसके 1.5 साल बाद अवार्ड लेती है, क्यों लिया उस सरकार से अवार्ड? बलूनी जी, एक बात सुनिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की, हम देश की स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। देश की चर्चा तो हम बाद में कर लेंगे। आज हम ये कह रहे हैं कि आज जिस तरह से बीजेपी के नेता सफाई के मूड में नजर आए, न सिर्फ अमित शाह जी बल्कि आरएसएस के नेता भी वहां पर जाके कह रहे हैं कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है। ये सफाई देने की जरूरत क्यों आ रही है? ये कोर्स करेक्शन सवाल पूछा जाएगा बीच में चुनाव। अच्छा, अगर आप मुझसे सवाल पूछती हैं अभी, कल्पना कीजिए आपने मेरे से सवाल पूछा, आपने कहा कि आरक्षण पे क्या नीति है। मैंने कहा भाई नीति ये है, आप कहे देखिए अनिल बलूनी ने दे दी सफाई। गलत बात है। सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, उसको इस तरीके से इंटरप्रेट मत कीजिए, उसको इस तरह से मत कीजिए। हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, हम जानते हैं कि मुद्दा भटकाने की कोशिश हो रही है, हमारा जो विकास का एजेंडा है उसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी शक्तियां, देखिए सबको लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार ये 5 साल वाली सरकार नहीं है, ये काम करने वाली सरकार है। किस तरह से डिरेल करो, लोगों के गले गले आई हुई है, किस तरह से इसको हटाओ, किस तरह से बदनाम करो, तो साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है। देश की जनता समझ रही है, जवाब देगी, आप देखिएगा 8 तारीख को जवाब देगी। लेकिन षड्यंत्र कौन कर रहा है? देश की जनता तो आप ही की है, आप ही आपको चुनकर देश की जनता ने लाया है भाई। केंद्र में जनता समझ रही है, सत्ता में बिठाया इसी देश की जनता ने। किसके ऊपर आप शक कर रहे हैं? देखिए ये बहुत बढ़िया मोड़ा आपने। जनता पे ही हम कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त एजेंडा सेट कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों को जनता तो समझ रही है। आप लोग क्या उनसे डर रहे हैं जो बिहार के चुनाव में जाके सफाई देनी? कोई सफाई नहीं दे रहे हैं हम लोग, बिल्कुल जनता के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं।
विकास के एजेंडा रख रहे हैं, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव विकास बोलना सीख गए। अच्छा, ये जंगल राज के जो प्रतीक रहे हैं, जो चारा घोटाला में कन्विक्टेड हैं, जेल में हैं, जिनको कानून ने रोक दिया है चुनाव लड़ने से, वो लोगों को विकास बोलना सिखा दिया हमने। नीतीश कुमार को विकास बोलना सिखा दिया, सुशासन भूल गए आजकल, वो भी विकास की बात करने लगे। बिहार में हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप विकास की बात तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जनता की महंगाई का दर्द समझ रहे हैं? अरहर की दाल पता है आप लोग को कितने रुपए किलो मिल रही है? अमृता जी, मैं तो बहुत छोटा गरीब आदमी हूँ, बहुत छोटे घर से आता हूँ। शायद आप नहीं जाती होंगी मार्केट में, रेगुलर जाता हूँ मैं। रेगुलर सब्जी रोज मैं ही खरीदता हूँ, मैं भी समझता हूँ। लेकिन आप समझिए इसके पीछे की राजनीति क्या है। दाल की महंगाई, बाकी महंगाई घट रही है। हर जगह दाल एक स्पेसिफिक ऐसी चीज है जिसकी कीमत बढ़ी है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। उसके लिए कारण सुनिए, प्याज की उसका कीमत कारण बढ़ गई है, सब्जियों की कीमत बढ़ बता रहे गई हैं, बता रहे है। हैं। ये महंगाई की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, सुनिए। आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। आप कौन सा विकास देंगे जिसमें रोजगार भी नहीं होगा, जिसमें महंगाई भी नहीं घटेगी? वो कौन सा विकास होगा? अच्छा, किसका विकास होगा? ये दाल देखिए, दाल की कीमत कैसे बढ़ी, कितने सालों से दाल की दुर्गत करके रखी। क्यों नहीं दाल को शुरू में उसके बोने पे क्यों नहीं समर्थन दिया, क्यों नहीं उसको इनकरेज किया, घटा के रखा। दाल का प्रोडक्शन लगातार घटता रहा। मई जिस कारण 2014 से तो आप ही की सरकार नहीं, है। बता रहे, हम ठीक कर रहे हैं। अब तब देखिए से ना, लेके अब तक 2 बार दाल की फसल तो कम से कम देखिए, कटी चुकी बिल्कुल, होगी। लेकिन जो 10 साल से जो खराबी चल रही थी उसको हमने ठीक किया है। आप ये देखिएगा 10-12 दिन और हैं, उसके बाद दाल की कीमत भी देखिएगा नीचे लाएंगे। 10-12 दिन में चुनाव खत्म हो जाएंगे, इसके बाद दाल की कीमत का जो अरे होना है अमृता जी, हम कोई घर जाके थोड़ी सोने वाले, हमें फिर चुनाव लड़ने, हम झूठ वाली पार्टी नहीं है। हाँ। हम झूठ नहीं बोलते, हम जो कहते हैं वही करते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, जनता का हमारे पर विश्वास है। जनता का आपके ऊपर विश्वास है, वोटरों का मन आपने समझ लिया है। निश्चित तौर और अब जो है आपकी रणनीति इसी दिशा में आगे बढ़ेगी कि आप सिर्फ विकास की बात करेंगे। अगले 3 फेज में बिहार के चुनाव बचे हुए हैं, आप लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पर टिके रहेंगे। देखिए अमृता जी, आप इस सोच से निकल जाइए। आप लोग। हम चुनाव तक बात नहीं कर रहे, हम चुनाव के बाद ही विकास की बात करेंगे। हमने विकास को एक अपना मूल मंत्र बनाया है। हमने चुनाव विकास के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, हम चुनाव तक के लिए नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव को सोच के नहीं करती है। ये जनता को, इस देश को महान राष्ट्र बनाना चाहती है, इस देश को दुनिया में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहती है। हम उसमें लगे। देखिए, मेरे पास वक्त तो कम है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल करूंगी। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है केवल चुनाव को देख के नहीं रणनीति बनाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को बिहार में जाकर पहले 40 रैलियां, फिर 30 रैलियां, फिर अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, मैं नहीं जानती हूँ सही आंकड़ा क्या है, आप ही लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन पहले इतनी सारी रैलियों का आगाज करने की बात कही गई और फिर बाद में सारी रैलियां कैंसिल करनी पड़ गई। पहले बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए और इसके बाद उनके पोस्टर लगाकर एक स्थानीय नेताओं के पोस्टर लगाए जाने लगे। आरजेडी के नेता को अभी आपने हमारे चैनल पे सुना होगा, वो किरण बेदी ढूंढ रही है बीजेपी बिहार में, ये आरोप लगा रहे हैं। अब आरजेडी वालों की क्या बात है, छोड़ दीजिए। देखिए, झूठ है, और झूठ कितना ज्यादा झूठ है सोचिए। जितने बीजेपी बीट के पत्रकार हैं उनसे पूछेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करीब 1 महीने पहले बोला था हम 22 सभाएं प्रधानमंत्री जी की होंगी। 22 हो रही है। ये झूठ कौन बोलता है? 40 हो रही थी, 30 हो रही है, ये झूठ फैला। सुनिए, कैंसिल तो करने का काम कौन सी कैंसिल कर रहे हैं? 22 की 22 हो रही है, झूठ है। आप लोग झूठ फैला रहे हैं सारे लोग। अच्छा, ठीक है ना। और जहां तक रैली की बात करते हैं, बिल्कुल झूठ बात करते हैं। दूसरा, आपने एक प्रश्न और क्या था, क्या कहते अभी? मैंने कहा कि रैलियां कैंसिल हो रही है, मैंने कहा कि अच्छा, पोस्टर हटाए जा रहे हैं। अब देखिए, और मैंने एक और बात कही कि स्थानीय नेताओं में कोई किरण बेदी ढूंढा जा रहा है ताकि हार का ठीकरा उसके ऊपर फोड़ दिया जाए। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा झूठ है मित्रों, ये समझ लीजिएगा। पटना के एयरपोर्ट पे एक प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने हटवा दिया, तो कहा गया देखिए देखिए फोटो हट गया, फोटो हट गया। ये झूठ है, झूठ फैलाया जा रहा है। इस झूठ से सावधान रहिए। देश का विकास करना है तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की चलिए, इनके झूठ पे किसी के फरेब पे मत आइए। चलिए, हमें उम्मीद है कि वोटर आपकी नियत और आपकी रणनीति दोनों समझ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अनिल जी। तो ये थी आज की हमारी पहली खबर। इसी के साथ और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। विवादित बयानों से बीजेपी नाराज, अमित शाह ने कई नेताओं को चेताया। विवादित भाषणों और बयानों पर सख्ती, क्या है मायने, क्या है मंशा, क्या लग पाएगी विवादित बयानों पर लगाम?
देखिए देश देशांतर, विवादित बोल पर लगाम, रात 8:30 बजे। देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में साहित्यकारों का सम्मान लौटाना जारी है और इस सूची में शायर मुनव्वर राणा और लेखिका कात्यायनी विद्माहे का नाम भी अब जुड़ गया है। अब तक 37 से ज्यादा लेखक और कवि साहित्यकार अकादमी सम्मान लौटा चुके हैं। कलाकार दानिश हुसैनी ने भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ सरकार साहित्यकारों की मंशा पर सवाल उठा रही है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा भी अब साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों में शामिल हो गए हैं। रविवार को एक टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साहित्य अकादमी सम्मान लौटाने का ऐलान किया। मुनव्वर राणा ने कहा कि वे भविष्य में किसी भी तरह का सरकारी पुरस्कार नहीं लेंगे। मेरा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। हम शायर हैं, हमारा जो झगड़ा होता है वो समाज से होता है, मुआशरे से होता है, संस्कारों से होता है। अब ये और बात है कि उन समाज की जिम्मेदारी हुकूमत पर भी आती है, हुकूमत उसकी देखरेख करती है, हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। तेलुगु लेखक और अनुवादक कात्यायनी विद्महे साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर चुकी हैं। साहित्यकार सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहे हैं। जब ये सब शुरू हुए तो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से या कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए था कि साहब ये आप आइए वार्तालाप हो आपके साथ। वार्तालाप की जगह उन्होंने कहा साहब अगर लेखक नहीं लिखना चाहते न लिखें। वहीं सरकार की ओर से साहित्यकारों की मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे गढ़ा गया संकट और कागजी बगावत करार दिया, तो संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने साहित्यकारों को पहले लिखना बंद करने की सलाह दी। वहीं केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि बुद्धिजीवी वर्ग को छोटी मोटी घटनाओं को तूल देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया में देश की छवि खराब होती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि जिन घटनाओं के आधार पर साहित्यकार पुरस्कार लौटा रहे हैं उन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। मैं समझता हूं उनका प्रोटेस्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामने है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का सब्जेक्ट होता है, कोई केंद्र का सब्जेक्ट नहीं होता है। आप सब लोग भली भांति जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने के पीछे राजनीति दिखाई दे रही है। It is a left ideological program against RSS and Narendra Modi government. It has nothing to do with the Dadri incident. In past also there has been many incidents, just like in Nandigram and Singur, the state-sponsored violence, but these writers have not spoken a single word. अब तक 37 से ज्यादा कवि और लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर चुके हैं। इसमें काशीनाथ सिंह, नयनतारा सहगल, अशोक वाजपेयी और राजेश जोशी का नाम शामिल है। 4 साहित्यकार साहित्य अकादमी से अपने पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। अकादमी ने मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए 23 अक्टूबर को आपात बैठक बुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद पर आज दिल्ली में स्याही फेंकी गई। उन पर प्रेस क्लब में यह हमला हुआ। रशीद ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी। बीफ पार्टी करने के आरोप में कुछ दिन पहले रशीद से विधानसभा में हाथापाई हुई थी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध को आगे बढ़ाते हुए शिव सैनिकों ने आज मुंबई में बीसीसीआई के मुख्यालय में प्रदर्शन किया। वो मुख्यालय के अंदर घुस गए। शिव सैनिक बोर्ड अध्यक्ष शशांक मनोहर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया शहरयार खान के प्रस्तावित बैठक का विरोध कर रहे थे। इस सिलसिले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को हालांकि देर शाम जमानत भी दे दी गई। अब बैठक दिल्ली में होगी कल। मुंबई में पाकिस्तान का विरोध करते हुए सैकड़ों शिव सैनिक सोमवार को बीसीसीआई मुख्यालय में घुस गए। वो बोर्ड अध्यक्ष शशांक मनोहर के कमरे में जाकर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के मुखिया शहरयार खान से मुलाकात का विरोध करने लगे। शिव सैनिकों की मांग थी कि घुसपैठ और फायरिंग करने वाले पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हमारे देश में है तो प्रखर राष्ट्रभक्त है और पाकिस्तान के साथ किसी भी रिश्ते रखने के खिलाफ है। और शिवसेना ने अपनी भूमिका हमेशा कायम रखी है, चाहे सत्ता में हो या ना हो, हम कभी बदले नहीं। विरोध प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने मुंबई की बैठक स्थगित कर दी है। अब शहरयार खान और शशांक मनोहर की बैठक दिल्ली में होगी। अगर 2 देशों के अध्यक्ष आपस में बात कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के, तो उसमें क्या आपत्ति है? अगर कल को सचिव स्तर की बातचीत होगी, अधिकारी स्तर की बातचीत होगी, तो क्या वहाँ पर भी हंगामे होंगे?
बातचीत एक जरिया है आपको अपनी बात पहुंचाने का। बीसीसीआई वही निर्णय लेगा जो भारतीय क्रिकेट टीम के हित में होगा। शिवसेना के विरोध की राजनीतिक दलों ने निंदा की है। देश और दुनिया में महाराष्ट्र और मुंबई की एक पहचान है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे हरकतों से इस राज्य के प्रगति का नुकसान हो जाए, क्योंकि शिवसेना हमारे साथ वहां सरकार में है। तो मैं चाहूंगा कि सहनशीलता रखनी चाहिए। सत्ता में हिस्सेदारी को पार्टी का झगड़ा, देश का झगड़ा बनाना उचित नहीं, और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तत्काल इन पर कार्रवाई करें। एक पखवाड़े में शिव सैनिकों ने पाकिस्तान की हस्तियों के खिलाफ तीसरी बार प्रदर्शन किया है। सबसे पहले शिवसेना की धमकी की वजह से मुंबई में गायक गुलाम अली का शो रद्द हो गया था। शिव सैनिकों ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब का विमोचन का भी विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में बढ़ती असहिष्णुता पर चिंता जताई है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है कि भारतीय सभ्यता में असहमति और मतभेद का सम्मान करने की परंपरा रही है। संविधान में भी इस सहनशीलता को जगह दी गई है। मानवतावाद और विविधता को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता और सामूहिक प्रयास से ही इन देश विरोधी ताकतों से निपटा जा सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। नेस्ले इंडिया की मैगी के लिए 2 राज्यों से अच्छी खबर है। गुजरात और कर्नाटक ने मैगी पर से पाबंदी हटा ली है। गुजरात के फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी ने पाबंदी हटाने की जानकारी दी है। ये फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट के अगस्त में देश भर से मैगी पर बैन हटाने के आदेश के बाद लिया गया। इसके लिए हाईकोर्ट ने मैगी के नमूनों का नए सिरे से परीक्षण का आदेश दिया था। हाल ही में मैगी के कई नमूनों को 3 लेबोरेटरीज में सुरक्षित पाया गया। मैगी में लेड की ज़्यादा मात्रा की खबरों के बाद जून में दरअसल नेशनल जो फूड सिक्योरिटी है उसने इस पर पाबंदी लगा दी थी। Clear report from the government and uniformity on the states. What we are implementing that central order, we have withdrawn that order, and again it's left to the company. Company is not important for us, but any ban should have some justification and a scientific report. That is our primary motto. दाल के दामों में उछाल जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अरहर की दाल का खुदरा मूल्य बढ़कर सोमवार को 200 रुपये प्रति किलो हो गया। पिछले 1 साल में अरहर दाल की कीमत में 115 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया है। लोग उड़द दाल भी खुदरा बाजार में 170 रुपये किलो खरीदने के लिए मजबूर हैं। सरकार कीमतों पर नियंत्रण के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। इनमें जमाखोरों पर सख्ती के साथ साथ खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण सीमा भी शामिल की गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने आज 2000 टन अरहर और 1000 टन उड़द दाल तत्काल आयात करने का फैसला भी किया है। और अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के भीतर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जांच आयोग बनाने का फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट बैठक में महिला सुरक्षा से जुड़े सरकारी प्रस्ताव पर विचार के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं विपक्ष ने इसे जनता को धोखा देने की कोशिश करार दिया है। राजधानी में पिछले 1 हफ्ते में 3 नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है। केजरीवाल सरकार ने महिला सुरक्षा पर कानून मंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अगले 15 दिनों में इन सब प्रस्तावों पर कानूनी राय लेकर कैबिनेट के सामने रखेगा। दिल्ली की अलग अलग अदालतों में जहां जहां रेप के केसेस पेंडिंग हैं, उन सारों की लिस्ट बना के और उनको फास्ट ट्रैक करने की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और उसके लिए चीफ जस्टिस से मदद ली जाएगी। अरविंद केजरीवाल नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषियों को उम्र कैद या फांसी की सजा के पक्ष में हैं। साथ ही गंभीर अपराधों में जुवेनाइल की उम्र 15 साल करने की वकालत की है। केजरीवाल ने पीड़ित महिलाओं के लिए अलग से थाने बनाने की बात कही है, जहां महिला शिकायत दर्ज करा सके। विपक्ष भी केजरीवाल सरकार से उनके 8 महीने में महिला सुरक्षा के नाम पर किए गए कामकाज का हिसाब मांग रहा है, तो दिल्ली पुलिस केजरीवाल के रवैये से नाखुश है। क्या आपको जो काम महिला सुरक्षा के लिए करने चाहिए थे 8 महीने के अंदर आपने किए? क्या आपने दिल्ली में सीसीटीवी का जो वायदा किया था 15,000 हम लगाएंगे, वो सीसीटीवी लगे हैं क्या? क्या दिल्ली के अंदर बसों के अंदर जो मार्शल लगने चाहिए थे वो मार्शल लगे हैं क्या? पुलिस इज पार्ट ऑफ कम्युनिटी और बिना कम्युनिटी की मदद से हम कोई भी काम करने में सफल नहीं हो सकते और कम्युनिटी के अंदर में सरकार भी शामिल है। तो हमें सरकार की मदद चाहिए
हम सरकार की भी मदद करेंगे ताकि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को अच्छी तरह से पुख्ता किया जा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंधेरे रास्तों में लाइट लगाने, सीसीटीवी कैमरा लगाने के काम में तेजी लाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि रेप से जुड़े मामलों में विशेष लोक अभियोजकों की जरूरत के बारे में जानकारी दें और फॉरेंसिक लैबों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। भारत ने कहा है कि वो नेपाल के साथ पुराने ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि भारत की तरफ से नेपाल की सहायता में कोताही नहीं बरती जाएगी। कमल थापा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी कि मधेसी नेताओं की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। आंदोलनकारी नेताओं से बातचीत के लिए नेपाल सरकार ने एक टीम का गठन भी किया है। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट पर भारत में करोड़ों रुपए घूस देने का आरोप लगा है। अमेरिकी सरकार की एक जांच रिपोर्ट के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दिया है और दावा किया है। अखबार के मुताबिक कंपनी ने कस्टम और रियल एस्टेट मंजूरी के लिए निचले स्तर के अधिकारियों को रिश्वत दी। वॉलमार्ट ने साल 2007 में भारत में व्यापार शुरू किया था। अब कंपनी पर अमेरिकी नियमों के तहत मुकदमा चल सकता है। और अब खबर चीन से है। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर लगातार जारी है और इस साल की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से नीचे चली गई है। जुलाई से सितंबर के बीच चीन में विकास दर 6.9% दर्ज की गई, जो 6 साल में सबसे कम बताई जा रही है। इससे पहले 2009 की दूसरी तिमाही में विकास दर 7 से नीचे चली गई थी। पहली 2 तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में 7% की दर से इजाफा हुआ था। चीन की सरकार ने इस साल के लिए 7% का लक्ष्य रखा है और इस साल के पहले 9 महीने में चीन के निर्यात में भी 7.9% की गिरावट दर्ज की गई है। 前3季度国民经济运行总体平稳，一农业生产形势较好，全国夏粮总产量14107万吨。 比上年增加447万吨，增长3.3%。इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।